चीन सोने की चिड़िया, विशाल, समृद्ध, आत्मनिर्भर। सदियों से यूरोपीय शक्तियां उसके दरवाजे पर भीख मांग रही थी। वे चीन के चाय, रेशम और चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए तरस रहे थे, पर चीन को उनकी जरूरत नहीं थी। 18वीं सदी के अंत तक व्यापार संतुलन पूरी तरह से चीन के पक्ष में झुक गया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार शक्तिशाली, हताश हो रही थी। उनके पास चीन को देने के लिए चांदी खत्म होती जा रही थी। उनके जहाज खाली लौट रहे थे। उन्हें एक नया रास्ता खोजना था, एक ऐसा रास्ता जो नैतिकता की सीमाओं को पार करता था, एक ऐसा रास्ता जो लाखों लोगों की जिंदगी तबाह कर देता। ब्रिटिशों को अपना हथियार मिल गया, अफीम। यह नशीला पदार्थ भारत में उगाया जाता था, चीन में प्रतिबंधित था, पर प्रतिबंध से मांग कम नहीं हुई। ब्रिटिश तस्करों ने इसे चुपके से चीन में घुसाना शुरू कर दिया। अफीम की लत एक महामारी की तरह फैली। अमीर व्यापारियों से लेकर गरीब किसानों तक सभी इसकी चपेट में आ गए। चीन की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। चांदी अब चीन से बाहर बह रही थी, ब्रिटेन के खजाने में जमा हो रही थी। चीन के सम्राट ने इसे अनदेखा नहीं किया। उन्होंने इस खतरे को पहचाना। उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया। 1839 में सम्राट दाओ गुआंग ने लिन जेक्सू को ग्वांगझू भेजा। उनका मिशन स्पष्ट था, अफीम व्यापार को जड़ से खत्म करना। लिन ने कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने गोदामों पर छापा मारा, अफीम जब्त की और ब्रिटिश व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने नागरिकों और व्यापारिक हितों की रक्षा के नाम पर युद्ध की घोषणा कर दी। पहला अफीम युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटिश अपनी बेहतर नौसेना और हथियारों के साथ आसानी से जीतते गए। वे चीन के तटीय शहरों पर कब्जा करते गए, बीजिंग की ओर बढ़ते गए। 1842 में पराजित और अपमानित चीन को ब्रिटेन के साथ नानकिंग की संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। यह संधि चीन के लिए अपमानजनक थी। हांगकांग को ब्रिटेन को सौंप दिया गया। चीन को भारी युद्ध क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। व्यापार के लिए और बंदरगाह खोल दिए गए। ब्रिटिश नागरिकों को चीन में विशेषाधिकार प्राप्त हुए। यह चीन के लिए एक काला दिन था। उनकी संप्रभुता को कुचल दिया गया था। उनकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी, और यह तो बस शुरुआत थी। सेक्शन 5, शांति का भ्रम। नानकिंग की संधि के बाद एक अजीब शांति छाई हुई थी, लेकिन यह शांति अस्थायी थी, तनाव से भरी हुई। ब्रिटिश अधिक से अधिक रियायतें चाहते थे। चीन अपमान का बदला लेने के लिए बेताब था। 1856 में एक छोटी सी घटना ने दूसरा अफीम युद्ध छेड़ दिया। एक ब्रिटिश पंजीकृत जहाज एरो पर चीनी अधिकारियों ने छापा मारा। ब्रिटेन ने इसका इस्तेमाल युद्ध का बहाना बनाने के लिए किया। इस बार फ्रांस भी ब्रिटेन के साथ शामिल हो गया। दोनों शक्तियों ने मिलकर चीन पर हमला कर दिया। दूसरा अफीम युद्ध पहले से भी अधिक क्रूर था। ब्रिटिश और फ्रांसीसी सैनिकों ने बीजिंग पर कब्जा कर लिया। उन्होंने पुराने ग्रीष्मकालीन महल को जला दिया, जो कला और संस्कृति का खजाना था। 1860 में चीन को फिर से हार का सामना करना पड़ा। तियानजिन की संधि और बीजिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे चीन पर और भी अपमानजनक शर्तें थोप दी गईं। अफीम व्यापार को वैध बना दिया गया और अधिक बंदरगाह खोले गए। विदेशी शक्तियों को चीन में और भी अधिकार मिल गए। 2 अफीम युद्धों ने चीन को तबाह कर दिया था। उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। उनकी सरकार कमजोर हो गई थी। उनकी जनता गरीबी और अफीम की लत में डूब गई थी। ब्रिटेन दूसरी ओर एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरा। अफीम से प्राप्त धन से उनकी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। उन्होंने दुनिया भर में अपने उपनिवेशों का विस्तार किया। अफीम युद्धों ने वैश्विक शक्ति संतुलन को हमेशा के लिए बदल दिया था। अफीम युद्धों ने एक नए युग की शुरुआत की। यह पश्चिमी साम्राज्यवाद का युग था, जहां यूरोपीय शक्तियां दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर हावी थीं। चीन एक बार एक महान सभ्यता, पश्चिमी शक्तियों का एक अर्ध उपनिवेश बन गया था। वे अपनी संप्रभुता और गरिमा हासिल करने के लिए संघर्ष करते रहे। अफीम युद्ध वैश्वीकरण के खतरों का एक कठोर अनुस्मारक बन गए। वे दिखाते हैं कि कैसे लालच, शक्ति की भूख और नस्लवाद विनाशकारी परिणाम दे सकते हैं। आज अफीम युद्ध इतिहास की किताबों में एक काला अध्याय है, लेकिन उनकी विरासत आज भी हमें परेशान करती है।
चीन और पश्चिम के बीच संबंध अभी भी अतीत के इन घावों से प्रभावित हैं। अफीम युद्ध हमें याद दिलाते हैं कि हमें इतिहास से सीखना चाहिए। हमें अन्याय और उत्पीड़न का विरोध करना चाहिए। हमें एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है जब तक हम अतीत की गलतियों से नहीं सीखते।